नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस YouTube चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीएससी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जैसा कि जो भी अपने साथी लगातार क्लास देख रहे हैं, आपको पता होगा 2 दिन से क्लासेस नहीं चल रही हैं क्योंकि घर में थोड़ा सा फंक्शन था, उसकी वजह से 2 दिन क्लास नहीं चल पाई है, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे क्लास क्यों नहीं चल रही है, तो अब शायद आगे से क्लास रेगुलर होंगी और कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सारे टॉपिक कवर करें, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम की डेट आ चुकी है। 6 दिसंबर से एग्जाम होने हैं और आपको पता है आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 74 डेज है। अगर कल से काउंट किया जाए तो 74 दिन के अंदर में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या आपको प्लान करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा हम बात करेंगे तैयारी आपको करनी कैसी है। एक तो आपको पता है कि आप ऐसा तो है नहीं कि आज तैयारी आज से कर रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही। कई लोग तो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी से डिग्री पूरी किए होंगे, उनकी तैयारी अलग तरीके से हो क्योंकि वो पहली बार एग्जाम देख रहे होंगे, है ना। तो उनको करना क्या है, सबको करना क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा लगाने, क्योंकि देखिए अब समय बहुत कम बचा है। तो आप क्या करिए, जो भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसको तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि देखिए आप या तो कहीं पर आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे या तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या फिर हो सकता है कि वो कहीं कोचिंग कर रहे होंगे। तो सब देखिए यूट्यूब पर आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा मटेरियल आपको फ्री में मिल रहा है ना। तो देखिए बहुत से लोग कोर्स बेच रहे हैं, तो आप कोर्स भी ले सकते हो अगर आपको लेना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि हम आपको कोर्स दें। अभी सारी चीजें फ्री हैं, तो फ्री आप उसका फायदा उठाए, जो भी हमसे मिल रहा है उस एक एक चीज आप पढ़ते रहिए। बाकी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, है ना। और प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर लीजिए और आप क्या करिए 75 डेज हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 3-3 दिन के गैप में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, या जिसकी क्षमता है तो दिन भर अगर कहीं वर्किंग नहीं है तो आप जो है ऐसा कर सकते हो कि पर डे आप 2 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो, 2 घंटे का आप सेट तैयार कर सकते हो, है ना। तो उनके आप और उनको क्या करिए, आप एक एक सेट लगाइए। लगाने के बाद आप अपने आंसर मिलाइए, कितने आंसर आपके सही हैं, कितने गलत हैं, और आपके गलत हैं तो क्यों गलत हैं, उसमें क्या क्या मिस्टेक, वो सारे देखिए। और एक तो आइडिया आपको मिल जाएगा, जो भी आप प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप एक एक करके लगाइए, उन पर आप फोकस करिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा करके हम इसको आपको समय के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 घंटा दिया है, 150 क्वेश्चन है एलटी में 150 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 120 मैथमेटिक्स हैं, 30 आपके जीएस के हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपके पास समय आपको ऐसे लेके चलना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड ही मान के चलना है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, एक एक क्वेश्चन पे आपको टाइम लेकर के आप मैनेजमेंट करोगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे भी रखा हुआ हमने यहाँ पर, इसको पढ़िए और ध्यान से सोचिए यहाँ क्या लिखा है। कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर लिखा है जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है, देखिए कॉम्प्लेक्स का ही है, बस ये समीकरण है, रूट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में रखा गया है। आप एक बात बताओ हमको कि इसका जो सोल्यूशन है इन चारों में कैसे हल करोगे, आप पेन उठाओगे या इसको हल करोगे, सोचो आप जरा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, आपको सोचने की जरूरत है। ये है कि इसको हल करने पे आओगे तो बहुत समय लगेगा। जब कभी आंसर दिए हो, रूट दिए हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है पुटिंग मेथड, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। एक बात बताओ, इन चारों में एक एक दे रखा हुआ सिंगल सिंगल, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। आप एक बात बताओ, अगर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो जेड की जगह पर, तो ये 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1। अब बताओ इनका सबका जोड़ क्या आएगा, 3 आएगा। क्या 3 बराबर कभी 0 होगा? कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब 1 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका भी, क्योंकि हमसे क्या पूछा, कॉमन रूट्स पूछा गया है, दोनों का उभयनिष्ठ। जब इसका ही 1 नहीं है सोल्यूशन, तो इसका कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि जहां जहां 1 दिखेगा वो आंसर खत्म हो जाएगा। आपका 1 बी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ये सारे आंसर खत्म, सीधे सीधे आंसर करेक्ट हो गया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन के बारे में ऐसे सोचना है। जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पर आपकी मजबूती और बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन को कैसे हम विद इन सेकंड क्वेश्चन, अब आप बताओ इस क्वेश्चन को हल करने में मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, पढ़ने में जो समय लगेगा वही समय जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन को कैसे पेपर में हम करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है x बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, इसके 2 मूल अल्फा के बराबर हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मात्र आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, सॉल्व करोगे,
समय बर्बाद होना, सॉल्व करना नहीं, इसका आंसर सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट है। आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये हमने कैसे टिक कर दिया, बस इस कॉन्सेप्ट से टिक कर दिया। यहां पर जो लिखा हुआ है, ये जो दो मूल बराबर अल्फा है, अल्फा के बराबर है, तो अल्फा मूल है, यहां पर अल्फा मूल है, किसका होगा, यहां पर बी का होगा कि डी का होगा कि सी का होगा या ए का होगा। यहां पर जो फंक्शन ही लिखे हैं, यानी फंक्शन क्या कहो, एक प्रकार का समीकरण है। तो यानी एक बात समझो क्वेश्चन में कहा क्या गया है। यहां पर देखो अल्फा जो है किसका है, इसका मूल है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्फा इसका मूल है, वो भी आप एक बात बताओ, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है यहां पर, तो क्यूबिक है तो इसके कितने रूट होंगे, जाहिर सी बात है 3 रूट होंगे, जिसमें से इन्होंने कहा है 2 रूट इसके सेम है, यानी पहला वाला भी अल्फा है, दूसरा वाला भी अल्फा, अल्फा अल्फा 2 इसके मूल बराबर हैं, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी बहुत अच्छे से पता है तो आप एक चीज ध्यान देना, ये कर्व, जैसे ये कर्व जहां पे टच करता है, ध्यान देना, जिस पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है वहां पर मूल बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी कर्व हो, कर्व जो ग्राफ होता है किसी भी कर्व, जैसे पैराबोला का ले लीजिए, पैराबोला का ये टच, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस जगह पर उसके दोनों मूल, देखो एक चीज क्या होता है, मूल होते क्या है, मूल एक प्रकार से ये होता है कि वो जैसे इसका जैसे सोल्यूशन जो होता है, हल सोल्यूशन दरअसल वह पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता है, ये आप समझ लीजिए। अब जैसे हम यहां पर इसका जैसे कह रहे हैं दोनों मूल अल्फा अल्फा है, इसका मतलब समझते हो, इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगी, यानी कि यहां पर एक प्रकार से उसके मूल समान होंगे, क्योंकि यहां पर देखो एक प्रकार का टच पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर टच टेंजेंट बन रही है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष इसकी टेंजेंट बन रही है, और जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर इसका मूल जो है आपका कॉमन हो जाएगा, वहां पर डबल, यानी अल्फा, पहला भी अल्फा होगा दूसरा भी अल्फा होगा, ऐसा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी कि इस तरह का अगर इसका फैक्टराइजेशन किया जाए, इसका फैक्टराइजेशन किया जाए तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एक फैक्टर तो बनना तय है, ये बात आपको समझनी चाहिए आपको, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बनना तय है, तो ये पे आप समझ लीजिए। और देखो यहाँ पे, और जैसे ये ऐसे जाता तो ऐसे जाता है, इस तरह से जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग मूल होते हैं, ये अल्फा और ये बीटा दोनों अलग अलग होते हैं जब दोनों अलग अलग इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये टच करता हो जाएगा तो वहां पर मूल समान होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बोला गया अल्फा किसका मूल होगा, तो देखो ये एफ डैश देखो एक चीज आप जान लो, ये जो यहाँ पे ये है, इस जगह पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्शी की जो प्रवणता है उस पॉइंट पर 0 होगी। तो सपोज करिए अल्फा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अल्फा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का वो एफ डैश एक्स होगा, और जैसे इसमें अल्फा पुट करोगे तो एफ डैश अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा था कि किसका इसका मूल होगा, तो सीधे एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि इस फंक्शन में अगर हम अल्फा रख देंगे तो वो सीधे 0 हो जाएगा, तो अल्फा इसका रूट होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। क्लियर है इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन है। पीजीटी लेवल का क्वेश्चन जरूर है जो 2013 में आया था, लेकिन इस क्वेश्चन की थ्योरी अगर आपको अच्छे से पता है, इस क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत ही टफ मत समझिए, बस आप ये समझिए इसकी थ्योरी आपको पकड़नी पड़ेगी। जब ग्राफ एक्स अक्ष को टच करता है तो वहां पर उसके मूल बराबर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप बताओ। केवीएस टीजीटी दिसंबर 2017 में आया है। देखो एक चीज आप जान लो, ये भले टीजीटी ये केवीएस का हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ द क्वेश्चन चाहिए, है। एक क्वेश्चन आप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, किसी लेवल का एग्जाम में हो, उस लेवल का है, टीजीटी लेवल का है, तो हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आप ये समझ लीजिए, आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो पीजीटी में पूछे जाते थे अब वो टीजीटी में पूछने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेवल जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेवल क्वेश्चन पेपर का हाई करते जा रहे हैं, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। ये मत समझ लीजिएगा पीजीटी का क्वेश्चन था पीछे वाला तो वो टीजीटी में नहीं आ सकता है ना, तो आपको पढ़नी पड़ेगी चीजें। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, कितना समय लगाओगे इसको करने में।
यहां पर पढ़ना जरा, कह रहे हैं इस समीकरण का एक मूल है 2 माइनस आयोटा। इसका दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल क्या होगा? इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका देखो, एक तो तरीका है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये दो चीजें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाएंगे। एक रूट आप बताओ, एक रूट 2 माइनस अल्फा दे रखा हुआ है, 2 माइनस आयोटा। तो अगर हम दूसरा रूट अल्फा ले लें तो अब आप बताओ, दोनों में मूलों का प्रोडक्ट किया है ना, और दोनों मूलों का प्रोडक्ट होता है c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस आई अपॉन आयोटा। साफ साफ दिख रहा 2 माइनस आयोटा कट गया, अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन आई आ गई है, और इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जैसे ही गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस आई अपॉन ये आपका 1 हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस आई आ रहा है। तो आंसर देख सकते हो, हमारा पहला आंसर, ये माइनस का आई लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाता है। मात्र ये 10 से 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन को कैसे करना था आपको बताया यहाँ पे। आप चाहो तो मूलों का योगफल से भी कर सकते हो, मूलों का योगफल से भी कर सकते हो। एक अल्फा हाई है आपके पास, आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे मूलों का योगफल निकालते हैं तो एक अल्फा हमने मान लिया, और दूसरा यहाँ पे 2 माइनस आयोटा दिया है ना, और यहाँ से क्या करते हैं माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से 2 इन ब्रैकेट आई प्लस 1 अपान में यहाँ से क्या करते आई करते। लेकिन आप हमको ये बताओ, यहाँ से दूसरा मूल निकालना आसान है कि कठिन है? इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा, प्रोडक्ट वाले में समय नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज तो एग्जाम में सोचनी ही पड़ेगी, तुरंत आपको दिमाग में लगाना है। देखो यहाँ से जैसे प्रोडक्ट किया तो सीधे सीधे कट गया, सीधे 1 अपान आई, कॉन्जुगेट से गुणा किया सीधे माइनस आई, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन सही हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, आसान था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हैंडल करेंगे, उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, लिखा है रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 3। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, इस क्वेश्चन को करने में मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। आप बताओ इसके मूलों, देखो यहां से मूलों का योगफल भी निकाल सकते हो, गुणनफल भी निकाल सकते हो। बोलो मूलों का योगफल, गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा c बाई ए, यानी 3 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल 3 आएगा। अब बताओ इसमें किसका गुणनफल 3 आता है? 3 किसका गुणनफल आता है? सीधे सीधे आपका, ये आपका पहला आंसर दिख रहा है, यहां से देख सकते हो, पहला आंसर दिख रहा है। देखो यहां से 3i स्क्वायर करेंगे तो 3i स्क्वायर और माइनस का होगा, माइनस का 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सीधे 3 आंसर पहले का दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3i स्क्वायर, ये माइनस का 3 दे देगा, हो ही नहीं सकता। इसको गुणा करेंगे तो ये देखो, ये प्लस का 3i स्क्वायर यानी -3 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। ये आपका 3i और -3i यानी -9i स्क्वायर, और i स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो आपका आंसर सीधे सीधे, इसका मूलों का गुणनफल यहाँ से 3 आ रहा है, तो सीधे आंसर इसका ए दिख रहा है। बताओ पेन उठाने की जरूरत थी क्या? बताइए, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही लगाया है जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। समझ में आई ना बात? क्वेश्चन देखिए, इतने सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन पे आपको ये चीजें दिखाएंगे, एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस मजबूत करनी है। देखिए एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में बैठा हर व्यक्ति को क्वेश्चन आता है, ऐसे थोड़ी उसको नहीं पता है मूलों का योगफल ये होता है, लेकिन वहां पर सोचना कैसे है, क्वेश्चन को लगाना कैसे है। सोच लगाने वाला ये भी लगा सकता था और लगाने वाला ये भी लगा सकता है, लेकिन दोनों में कौन सी चीज उठाना है जिसमें समय बचे, तो आपको गुणनफल वाला लेना था, योगफल वाला नहीं लेना था। ये चीज शुरू करने से पहले आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे इसका आंसर आ चुका है ना, मूलों का यहां से गुणनफल निकालता। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, मूलों का गुणनफल, एक योगफल क्या आएगा, सोचो जरा, मूलों का योगफल क्या आएगा? तो -b बाई ए, यानी 2i आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2i आयोटा। अब बताओ किसका योगफल 2 आयोटा आ रहा है? सीधे सीधे दिख रहा है, देखो -i 3i 2i आ रहा है, यहां से आ रहा है 2i, यहां से आ रहा है 4i, और यहां से आ रहा है माइनस का 4i, और यहां से आ रहा है 0i। बताओ किसमें 2i आ रहा है? पहले में आंसर। तो चाहे योगफल निकालो चाहे गुणनफल निकालो, तो रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को कैसे करना है। ये DSSB, ये 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को किया हमने आपको बताया है। एक चीज ध्यान दीजिए, टाइमिंग देखो 9 AM से 11 AM दे रखी हुई है, और आपको पता है 6 दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी टाइमिंग भी सेम है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में है, 2 घंटे का पेपर है, और प्रथम पाली में होगा, ये सबको पता होगा। टाइमिंग भी आप देखिए लगभग सेम है DSSB की भी, है ना। तो क्वेश्चन को कैसे हल किया आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
देखिए क्वेश्चन हमने जानबूझ के डाला है, क्वेश्चन ये दरअसल मिस्टेक था। कई लोगों को हमने देखा यूट्यूब पर इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिए हैं, इसमें से टिक में मार दिए हैं, जबकि क्वेश्चन मिस्टेक है। लेकिन आपको बताते हैं क्वेश्चन को करना कैसे, आंसर क्या है इसका। हम रियल सोल्यूशन देखते हैं, आंसर 4 कोई भी हो हमें उससे नहीं मतलब, भले इसमें कोई मिस्टेक हो लेकिन हमें इसका सोल्यूशन आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किताबों में आपकी यूथ हो, घटना चक्र, कई सारे क्वेश्चन वहां मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि वहां पर सोल्यूशन सारे सही दिए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समीकरण क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। अगर आपने हमारे चारों लेक्चर अगर देखें, तीनों लेक्चर देखे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बताइए इसका रूट क्या होगा। जितने लोगों ने भी क्वेश्चन हमारे तीनों पार्ट अगर देखे हैं तो इसका रूट अगर याद आ गया होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये हमने वहां पर बताया था, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करवाई थी, ध्यान रखिए इस चीज को, है ना। अगर हमने एक चीज और बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो, तो इसका रूट क्या बताया था, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, बताया था नहीं बताया था। इसका यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 1 होगा तो प्लस में चलेंगे, यहाँ माइनस 1 होगा तो यहाँ पे दोनों माइनस में हो जाएंगे, बस इतना ही तो बात बताई थी। अब यहाँ पे ध्यान देखना, कह रहे हैं कि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सोचो जरा इसका रूट सोचो, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मानोगे आप, अल्फा की वैल्यू क्या मानोगे, ओमेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मानोगे ओमेगा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, क्योंकि इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यहाँ कह रहे अल्फा बीटा है तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। जिन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि बीटा की वैल्यू ओमेगा क्यों नहीं किया, तो आपकी मर्जी है, बीटा की वैल्यू ओमेगा ले लो, अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ले लो, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं, एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 है, ठीक है। इसमें मिस्टेक है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं क्या होगा। यहां से देखो अल्फा की पावर 19 है, अल्फा की पावर 19 है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या ले ले ओमेगा, तो ये ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और वैसे यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बीटा की पावर यहाँ से 17 है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 17 हो जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर 34 है। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं जाकर के इसके सारे रिजल्ट प्रूफ कर लीजिए, कहां से आता है सारी चीजें, तो ये चीजें और मजबूत है, सबके प्रूफ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हम ये थ्योरी लिखे दे रहे हैं, इसके पीछे की क्या थ्योरी है वो सब चीजें हमें पता है। आपको भी क्या करना है, इसको जाकर के तुरंत आप प्रूफ करें, क्योंकि आपने देखा होगा क्यूब ऑफ रूट कितना पीछे नहीं छोड़ रही, कई जगह आपको दिखा होगा इस चैप्टर में, तो आप इसको प्रूफ कर लो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस रूट आयोटा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ से 3 का पहाड़ 3 18, तो 18 तक तो 1 ही हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। यहाँ से बोलो, यहाँ से तीनों बची 15, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इसको ले लो 34 है ना, 3 दाम 33 से आएगा, 3 से 11 बार तो मिल लो, 11 3 33 ओमेगा ही तो बच रहा है, यानी कि अल्फा की पावर 19 की वैल्यू ओमेगा, अल्फा की पावर 17 की वैल्यू, बीटा की पावर 17 की वैल्यू ओमेगा। तो यहाँ से आपको पता हमें एक ऐसा समीकरण बनाना जिसके मूल ही हमारे अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 हो, तो आपको पता है यहाँ से पता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 19 और यहाँ से बीटा की पावर 17 बाहर एक्स प्लस अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा और ओमेगा ये हो जाएगा 2 ओमेगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट कर देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा चारों में कोई आंसर नहीं होगा, ये चारों ऑप्शन गलत है, गलत आंसर नहीं है, गलत हमारी अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17 में एक मिस्टेक है। मिस्टेक देखिए, मिस्टेक सुधारी जा सकती है, जैसे यहाँ पे 16 होता तो यहाँ से 16, आप देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर एक ओमेगा आया है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था, एक ओमेगा दूसरा ओमेगा,
तभी तो इसकी वैल्यू आप देखो इन चारों में कहीं पर ओमेगा नहीं दिख रहा है, तो आप देखो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक की वैल्यू तो ओमेगा आई थी, दूसरे की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर 16 कर लो, तो 16 कर लोगे तो 16 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। आप देख लो यहाँ से, देखो आपको दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे देखो अल्फा की पावर 19 की वैल्यू तो ओमेगा ही आ गई थी, और यहाँ से अगर बीटा की पावर अगर यहाँ पे 16 कर दें तो यानी कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पावर कितनी 17, तो 34 17 ठीक है 16 16 यहाँ कर दी, 16 दूना 32 कर दीजिए, तो 3 दाम 30 ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो अब आप इसकी वैल्यू आप देखिए मूलों का योगफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी -1 आएगी, और यानी गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो दोनों गुणा कर देंगे, तो अल्फा की पावर 19 इंटू बीटा की पावर 16 यहाँ से कर देंगे, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सीधे सीधे आपका आंसर चाहो तो आप निकाल सकते हो, माइनस यहाँ से दोनों का योगफल आया -1, यहाँ रख दिए x, और यहाँ से गुणनफल 1 आया, तो यानी सीधे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ में आ रही चीज है? मिस्टेक है इस वैल्यू पर, इन वैल्यू पर स्टेक, ये बुक का क्वेश्चन था, वहां पर कोई ऐसा कोई हिंट नहीं था, क्वेश्चन ओरिजिनल क्या रहा होगा हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको प्रोसेस आना चाहिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हमने करेक्ट करके भी बता दिया इसका आंसर ये हो सकता है, और भी बना सकते हो यहाँ पर कुछ और वैल्यू। आप और वैल्यू बनाओगे क्या भाई? ओमेगा गायब करने के लिए आपको यही करना ही पड़ेगा, बस इतना है कि आप यहाँ पे जैसे 17 है 16 है हमने यूज किया, इसकी जगह कोई और ऐसी वैल्यू यूज करो जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाए, यही तो आपको बताना चाह रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आज की तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0 समीकरण के रूट क्या क्या है? इसमें 2 रियल रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स हैं, 1 रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन को देख करके भैया पता चल रहा है इसके 4 रूट होंगे। ये पहला आंसर करेक्ट हो गया। इसका फैक्टराइजेशन अगर याद हो तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर, देखो एक तो पहला स्टेप बताया था, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज मन में समझना है, क्योंकि देखो किसी के एक्स का स्क्वायर करेंगे रियल नंबर का, चाहे उसका मॉड का लेकर के स्क्वायर करो और चाहे एक्स स्क्वायर करो, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ये चीज ध्यान रखना है इस चीज को। इसकी वजह से जो समीकरण है मॉड एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ये 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझने की जरूरत थी। इसका ब्रेक करेंगे तो आप बताओ 5 को तोड़ो 2 भागों में, जिसका योगफल 5 रहे, गुणनफल 6 आ जाए, तो देखो 3 दूनी 6, ये 3 और ये 2, इतना आ गया। इसका फैक्टराइजेशन करिए तो बोलिए मॉड एक्स यहां से चलिए यहां कर देते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो मॉड एक्स माइनस 3 कर दीजिए, और यहाँ पर 3 आया, दूसरा 2 ले लीजिए, मॉड एक्स माइनस 2। तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। यहां से बोलिए मॉड एक्स बराबर क्या आएगा 3 एक्स बराबर प्लस माइनस 3, 2 यहां से आंसर आ रहे हैं, और यहां से मॉड एक्स बराबर आप 2 करोगे एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आ गए, 2 यहां से 4 आंसर आ रहे हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन आप ये चीज अगर करना आता है आपको, तो ये हमें सीधे दिख रहा था, मॉड एक्स माइनस 3 लिखा है, मॉड एक्स माइनस आपका क्या लिखा है, मॉड एक्स माइनस 2 लिखा है। तो यहाँ से दोनों माइनस में बराबर करोगे तो प्लस में चले जाएंगे, तो दोनों के प्लस माइनस आंसर 2-2 करके 4 वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे कि इसके जो सोल्यूशन है उनके सभी को योगफल करिए, सबको योग करिए, इसके जितने भी सोल्यूशन है। तो सोचो चारों मूलों का योगफल क्या होगा, आप बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहां से 1 2 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 3, तो सबका जोड़ 0 आएगा, क्योंकि +3 और -3 का जोड़ 0, +2 -2 का जोड़ 0। ठीक है, यहां पे चारों का गुणनफल भी पूछ सकते थे। चलिए गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बताओ। एक तो आप बताओ प्लस माइनस सब है, तो आपको पता है गुणनफल पॉजिटिव आएगा। एक तो पहला केस है, गुणा करोगे तो 3 का गुणा करोगे 3 से 9 हो गया, और 2 दूनी 4 9 चौक 36 आंसर आ जाएगा। इसका गुणनफल अगर पूछ लेते तो क्वेश्चन को घुमा घुमा करके कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको ये आना चाहिए, ये जो हमने बताया ये चीज आपकी बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज की ट्रिक होती है, ट्रिक है बस इसको जैसे डायरेक्ट तोड़ना है कैसे, ये चीज आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है x + 4 बराबर -4। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, कैसे हल करोगे। इस क्वेश्चन की थ्योरी एकदम आसान है, इसको देखकर ही बता दोगे। देखो इसमें बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, हम आपको गलती बताते हैं। इसका आंसर नो सोल्यूशन है, इतना क्लियर है, लेकिन इसका गलती क्या करोगे, बहुत से लोग करेंगे मॉड x, देखो
मॉड x प्लस 4 बराबर यहाँ से लिखा है -4। क्या करोगे आप, गलती क्या करोगे हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखोगे +-4, क्या लिखोगे +-4 लिखोगे। अब इसके बाद -4 उधर भेज दोगे तो x बराबर लिखोगे -4 और +-4 लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन करोगे। क्लियर करें एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। प्लस लेने पे आप कहोगे 0 आएगा और माइनस लेने पे आपका -8 आएगा, यानी 2 वैल्यू आप दिखा दोगे, है ना। तो यहाँ पर 2 सोल्यूशन पे मार्क क्या होगे। और ऐसा नहीं एग्जाम में बैठने वाला व्यक्ति, बहुत से लोग यही करने वाले हैं। लेकिन आप एक बात बताओ हमें, मॉड x प्लस 4 की वैल्यू क्या लिखी है, -4 लिखी है। तो बताओ किसी भी संख्या का जो मॉड है क्या कभी ऋणात्मक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी संख्या का मॉड कभी -4 आ ही नहीं सकता है। x कुछ भी ले लो, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ये डी एसएसबी टीजीटी परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आसान था, थ्योरी आपको सीखनी है। हम क्वेश्चन आपसे बताया था हमने कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए, इस क्वेश्चन के पीछे की थ्योरी क्या है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो बेमतलब का समय बर्बाद कर रहे हो, सिर्फ आप रट रहे हो। हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत से लोग रट रट के पढ़ रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। मैं आपको बता दूं, अगर रट के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, रट के नहीं पढ़ना। अगर आपने इस क्वेश्चन को हल किया तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है, अगर आपने ये चीज नहीं सीखी है तो फिर आपकी तैयारी नहीं, आपको बता दें। फिर तो आप रट रहे हो, रट करके एग्जाम नहीं निकलते। आपको पहले बता दें, कोई ऐसा नहीं कि एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट 1 आध 2 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मॉड x बराबर -7 आ गया, तो अब आप क्वेश्चन ये देख लिया, तो आपने अगर इसकी थ्योरी अगर समझी होती ढंग से तो इस क्वेश्चन का नो सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन का नो सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ -12x² प्लस 39x -20 बराबर 0 लिखा है आर इन एपी। इसका मतलब है इसके सारे रूट एपी में है। याद करो, एपी का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कोई समांतर श्रेणी में रूट अगर एपी में है तो रूट कैसे मानते हैं, a - d, a और a + d मानते हैं। ये आपको रट गया होगा। और इन तीनों का योगफल 3a होता है, याद है। 3a बराबर यहाँ से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ करेंगे तो 3a बराबर a बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 चौके 12, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बताइए आपको, इतना तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। नहीं आता है तो आपको दिखा देते हैं। ये हमने 3 रूट ले लिया है एपी में, इन सबका जोड़ेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो a - d, a + d करेंगे, सबका जोड़ d से d कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। और योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x³ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/1 या 3 चौके 12। तो a की वैल्यू 4 आ गई है। अब आप बताओ उन लोगों से आपके कैलकुलेशन फास्ट होगी कि नहीं होगी जिन लोगों ने ओरली नहीं किया होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस यूज किया होगा। तो आपको इतना आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन रट जाने चाहिए, प्रोसेस रटना चाहिए, क्वेश्चन नहीं रटना है। यानी कि एक को देखो, जब भी कभी किसी क्यूबिक समीकरण दिया उसके रूट एपी में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए a - d, a + d होगा, योगफल होगा 3a, एक वैल्यू फटाक से निकाल लो, सीधे आपका। ये लगभग ऐसा क्वेश्चन ही देते हैं हमको। हमने जब भी क्वेश्चन हल किया है हमको ये हमेशा मिला 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 आता है यहाँ पे योगफल और 3 आएगा तो तभी पूरा पूरा कटेगा। ऐसा तो आपको मिलना ही मिलना, 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस हो ही गया था तो 4 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू, ठीक है। दूसरा इन तीनों का प्रोडक्ट भी रटना है, रटना नहीं समझना है। कैसे कैसे प्रोडक्ट करोगे तो a, आप बताओ इनका प्रोडक्ट करोगे, ये लिखा a - d, a + d, तो a लिखा रहने तो a² - d² हुआ कि नहीं, a + b - b होता है a² - b² कर दिया डायरेक्ट। और बराबर वैल्यू इधर क्या लिखेंगे, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा × गामा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, यानी कि यहाँ प्लस का 28 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब बताओ 4 की वैल्यू क्या है। यहाँ से 4 देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूलों का अंतर पूछा गया। इस क्वेश्चन को मैं अभी बात बताता हूँ। यहाँ पर आप बताओ एक वैल्यू क्या है, 4 है, 4 से काटें, ये समझो 4 लिखा है, 4 × 7 = 28। अब यहाँ 4 रखोगे 16, तो 16 में 7 घटा दीजिए आके इधर d² 7 9, d की वैल्यू आप बताओ ±3 आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम 3 वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, यहां से पूछा गया है इनके मूलों का अंतर। क्या पूछा गया है, इनके मूलों का अंतर पूछा गया है। समझना इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। a - d और a + d के बीच का अंतर क्या है, d का अंतर है। किसका अंतर है, d का अंतर है, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये d बराबर ±3 आ रहा है, तो आप
ये आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर निकल चुका है, डी की वैल्यू पूछी गई है। यानी मूलों का अंतर क्या है इनके बीच, क्योंकि एपी में है तीनों मूल, तो इसका मतलब अंतर ही उनका कॉमन डिफरेंस ही तो है वो, तो इसका मतलब डी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो साफ साफ डी आंसर दिख रहा, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ए की वैल्यू हमने एक तो वैल्यू 4 बता दी थी, और जो प्रोडक्ट वाला रूट था ये लाइन सीधे डायरेक्ट लिखते सीधे वैल्यू इसकी प्लस माइनस 3 आ रही थी। तो क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन को लगाने से अच्छा है क्वेश्चन को समझना भी है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये 7वां क्वेश्चन था और ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस ऑफ आर देयर फॉर द इक्वेशन x⁴ - 2। इसका क्या आंसर, रियल सोल्यूशन क्या होगा? तो रियल सोल्यूशन भैया इसका सीधे सीधे आंसर बी होगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इसका फैक्टराइजेशन आएगा तो आप आंसर आसानी कर लोगे। x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको लिख दो a + b a - b, x² + √2, और यहाँ से लिख सकते हो x² - √2। क्लियर है? क्लियर? ये वैल्यू तो शून्य होगी नहीं, क्योंकि रियल सोल्यूशन चाहिए तो यही वैल्यू 0 होगी। यहां से लिखेंगे x² बराबर ये √2 हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ये देखो 2 की पावर, ये देखो 2 की पावर 1/2 लिखा ही था, ये 2 की पावर 1/4 हो जाएगी। एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, दो ही इसके रूट होंगे रियल वाले। इमेजिनरी की बात करोगे तो इमेजिनरी वाले यहाँ पे -√2 जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 1/2 करोगे तो वो अलग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमसे रियल पूछा गया था, तो रियल वैल्यू यहाँ से दो ही वैल्यू निकलना है, यहाँ से एक का प्लस 2 की पावर 1/4 और एक माइनस का 2 की पावर 1/4। यहाँ पर दो आंसर हो गए। ये डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, क्या समय लगाओगे, कैसे करोगे? देखो एक बात ध्यान देना, इसका फैक्टराइजेशन मन में करने की जरूरत है। इसका बोलो आंसर क्या होगा, x² + 1 x² - 1। जैसे x² - 1 बराबर 0 करो, x बराबर +-1 आएगा, x बराबर +-1 आएगा। और दूसरा क्या आएगा, x² बराबर -1, तो x बराबर +- आयोटा आएगा। तो ये लाइन आपको डायरेक्ट मन में करनी है इसको। ठीक है, यानी कि देखो ऐसे ऐसे किया गया है, x² + 1 किया गया है और x² - 1 किया गया है बराबर 0। तो यहां से तो x² बराबर जैसे 1 किया तो +-1 आ गया, यहां से x² + 1 बराबर 0 किया तो एक बार x, यहां से देखो x² बराबर -1, तो x बराबर ±√-1, और √-1 की वैल्यू आयोटा होती है, तो यहां से वैल्यू आई है, यानी एक वैल्यू +1 दूसरी -1, अगली प्लस आयोटा माइनस आयोटा, 4 वैल्यू है। यहां पर देखो इसमें रखा गया, बताओ 4, देखो एक बताओ रूट कितने आए हमारे, 4। यहां पर देखो ध्यान से, जो रूट है हमारे पास 4 है, पहला 1 है, दूसरा -1 है, एक है आयोटा, दूसरा है माइनस आयोटा। 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा, इसको समझते हैं। एक बात बताओ, इन चारों में कौन सा नहीं होगा, ये आप पहले पकड़े, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर α1 α2 α3 3 है, एक पक्का छूटा है। कौन सा छूटा होगा पता है? एक 1 छूटा है इसमें, क्योंकि एक x बराबर 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है, तो 1 नहीं है अल्फा। ये हम आपको बता दें 1 नहीं, क्यों नहीं 1? क्योंकि अगर ये 1 होता तो इसका मान 0 होता। क्लियर है? क्योंकि यहाँ 1 रखते, देखो α1 α2 α3 में कहीं पर भी अगर 1 होता तो इस तीनों का प्रोडक्ट, एक तो फैक्टर 0, जैसे ही 1 रखते 0 हो जाता, तीनों का मान 0 होता। इस चारों में कहीं आंसर में 0 नहीं है। अगर ये 0 होता, ठीक है, तो हम सीधे पकड़ लेते कि इसका आंसर 0 आ जाता। ठीक है, क्योंकि 1 ले लिया गया होता, लेकिन 1 तो लिया ही नहीं गया है। इसका मतलब हमारे 3 वैल्यू ली गई है, ये वाली, ये है 3 वैल्यू इसमें रख दो भैया। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक को गामा मान लो, है ना? यानी अल्फा बीटा गामा नहीं है, α1 α2 α3 है, रखो। जैसे ही यहाँ -1 रखोगे, -1 +1, ये 2 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे रखो i, तो ये हो गया 1 - i, यहाँ रखा -i, तो ये हो गया 1 + i। तो यहाँ से ध्यान दो, a + b a - b लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 - i², यानी a² - b² हो गया, और ये हो गया i² की वैल्यू -1 a + 1, ये 2 दूनी 4 आंसर आ रहा है इसका। सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट हो रहा है। एकदम आसान था, यूपीपीएससी प्री 2000 में आया था। हमें इससे नहीं मतलब है, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए x⁴ वाला बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन यहाँ था, बिल्कुल फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सेम था दोनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नया है क्वेश्चन, नया क्या है, प्रोसेस आप कर चुके हो, लेकिन हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन करना है।
पॉलिनोमियल इक्वेशन है हुज रूट आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। यानी कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए जिसके रूट जो है रेसिप्रोकल है इस दिए गए समीकरण के रूट से उल्टा हो। तो इसके मानो अल्फा बीटा है तो दूसरे वाले के 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा होने चाहिए थे। तो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। करना क्या, कुछ नहीं है, x को 1 अपान x से रिप्लेस कर देंगे। तो जो समीकरण बनेगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यानी कि इस पूरे समीकरण को ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा इसको हम ट्रिक बता भाई ट्रिक से कैसे हल करते हैं। आंसर तो इसमें एक लाइन का है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही आ जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है। यहां लिखेंगे x की पावर 4 ठीक है, पूरा समीकरण एक साथ नहीं लिखा इसलिए मैं दोबारा उतार रहा हूं। यहाँ पे लिखा है 3x क्यूब, ठीक है, 3x घात 3। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, इस समीकरण में x को रिप्लेस कर देना है 1 अपान x से, बस आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक ये है कि जहां जहां x, देखो x पावर 4 है उसको क्या करना है, माइनस करना है 4 से। क्या करना है, 4 से माइनस करना है। देखो शुरू करो, पीसेस करो, जैसे 1 अपान x करोगे तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ पे आपका 4 में, यहाँ पावर 1 है तो 4 में करेंगे तो यहाँ क्यूब मिलेगा। तो ऐसे करो, तो पहले सबसे पहले आ गया माइनस का 4x की पावर 4, क्या मिला है माइनस 4x पर। दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा प्लस का 2x की घात 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, x की घात 3 मिलेगा। देखो यहाँ डायरेक्ट 4 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से 2, 4 में 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे तो एक पावर बचेगी, यहाँ 4 कर देंगे कांस्टेंट टर्म बचेगा। लेकिन आप आंसर मिलाओ 4x की घात 4 2x की घात 3, ये देखो इन्हीं दोनों में 4 और 2 दिख रहा है। समझ में आया, तो आंसर हमारा डी कुछ हद तक मैच कर गया है ना। तो यहां पर ऐसे दिमाग लगाना है। चलिए पूरा निकाल के ही दिखा देते हैं। यहां से आ गया माइनस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे 3 घटा दीजिए, 4 में से एक x बचेगा तो 3x आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 4 घटेंगे, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 आ जाएगा। देखिए पूरा आंसर आ गया, माइनस से गुणा कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा 4x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। मिला लीजिए मिला लीजिए, देखिए आंसर हमारा मैच कर गया। पहले हमने आपसे बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये आपको समझ, x को 1 अपान x से रिप्लेस कर देना है, ये चीज समझनी है। क्लियर है, तो यानी कि अगर इसके मूल अल्फा बीटा है भैया, तो इसके मूल होंगे 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा। यानी ये 4 है तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ले लीजिए, तो इसमें 1 अपान गामा और 1 अपान डेल्टा ये हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। तो यानी ये देखो, ये 4 घात का समीकरण, तो 4 मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, इसके हैं तो इसके हो जाएंगे 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा 1 अपान डेल्टा। ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए, तो हमारा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11वां कैसे करेंगे। लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, आर अल्फा बीटा देन इक्वेशन हुज रूट 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा। बताइए बिल्कुल क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है कि नहीं जैसा क्वेश्चन हमने कराया है। कह रहे हैं कि ऐसा समीकरण बताओ जिसके रूट 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा हो जाए। इसके अल्फा बीटा है, इसके यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल कैसे हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें ऐसा समीकरण बना जिसके मूल 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा, सीधे उलट देना है। क्या करना है, उलट देना। देखिए चारों ऑप्शन में कैसा है, तो आप अगर उल्टोगे तो जैसे ही उल्टोगे तो यहाँ से हो जाएगा cx स्क्वायर हो जाएगा, cx स्क्वायर, और यहाँ से bx हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का a बचेगा। आंसर मिलाओ, चारों में कहाँ दिख रहा है, cx स्क्वायर कहीं है, देखो इसमें c नहीं है, इसमें c नहीं, इसमें c नहीं, यहाँ c दिख रहा है c। देखो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल चेंज कर दिया। देखो वेरिएबल बदल देने से समीकरण के मूल नहीं बदलते, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y कर देते हैं तब भी वही मूल होंगे जो पहले थे। इसके मूल होंगे 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा, तो इसके भी 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा। वेरिएबल बदल देने से रूट नहीं बदलता है। तो अब मिलाओ cy स्क्वायर प्लस by प्लस a बराबर 0, सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो रहा है। तो देखिए हमने अभी तक 11 क्वेश्चन बताए, 11 के 11 क्वेश्चन में हमने आपको वही अप्रोच बताई जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको किया है। देखो
देखो क्या किया इन्होंने, देखो समझो इसको, इसके मूल है अल्फा बीटा गामा, इन्होंने कहा 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा के मूल चाहिए। क्या चाहिए? गामा के रूट चाहिए। तो एक चीज आप बताओ, ये 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा किसके रूट रहे होंगे? इसमें x की जगह पे 1 अपान x करने पे, क्या करने पे? 1 अपान x करने पे, और फिर इन तीनों का जोड़ कर दिया, यानी मूलों का योगफल निकाला है। देखो जो नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का योगफल निकालना है। तो देखो आप बताओ मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहां से होता है कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, होता है यही होता है। तो आप बताओ इसको अगर x क्यूब से गुणा करोगे तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, तो यानी कि माइनस क्यू अपान आर, सीधे सीधे इसका आंसर बी हो रहा है ना। क्वेश्चन को कैसे करना हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे x की जगह 1 अपान x रिप्लेस किया तो हो गया ये आर एक्स क्यूब, यहां हो गया क्यू एक्स स्क्वायर। आगे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मूलों का योगफल, आप बताओ इसके मूल 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा और 1 अपान गामा हो गए, तो यानी इन तीनों का जो योगफल करेंगे वो मूलों का योगफल कहलाएगा, और ये होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी क्यू, और अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी क्यू माइनस क्यू अपान आर। डायरेक्ट आंसर निकालिए इसका। कैसे किया हमने आपको बताया, समझ में आया? और नहीं आता है भैया तो नीचे ले लो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ऊपर हो जाएगा बी गामा, और यहां से हो जाएगा या अल्फा, इसको डायरेक्ट लिखो अल्फा बीटा गामा ही आएगा, अल्फा बीटा और ये बीटा गामा और गामा अल्फा, एक साइकिल चलेगी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की। तो ये चीज क्या है, ये सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट टेकन एट ए टू टाइम, यानी दो मूल लेना है एक बार में और सबका योग करना है ना। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, नीचे क्या किया, तीनों को प्रोडक्ट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पता है यहां से करना है, यानी कि प्लस हो जाएगा या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा क्यू अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ही नहीं 1 तो क्यू पड़ा रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये सीधे वैल्यू आ जाएगी 1, तो माइनस का क्यू अपॉन आर। तो आंसर यहां से भी आना है, आंसर यहां से भी आना है, बस इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही अंतर था। ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। समय आपको पता है एग्जाम में 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अभी आप एग्जाम दीजिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, DSSB TGT 28 दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप बताओ इसका 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा निकालना है, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर से भाग किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ एक्स बचेगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -4/7 आंसर मिला बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बताओ ये प्रोसेस से क्वेश्चन इस वाले प्रोसेस से ज्यादा कम समय लगेगा या ज्यादा लगेगा? आप खुद सोचो। अगर आपको पता है सीधे 1 अपान एक्स से रिप्लेस कर दिया और यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स हो गया, ये बन गया कॉफिशिएंट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको हटा दो तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4/7, इसका आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करना है, बहुत आसान था। देखिए आपको हमने 3-4 क्वेश्चन लगभग बिल्कुल एक ही प्रोसेस से आपको दिखाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये देखिए अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया था, देखिए टीजीटी में भी आया, पीजीटी में भी आया है। आप इस क्वेश्चन को बताओ कैसे। देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर 3x है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिखा ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है ही है। करते कैसे इसको बताइए, करते कैसे हैं आप बताओ। एक्स स्क्वायर से जैसे ही गुणा करोगे, यानी एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, गुणा नहीं करना है, 1 अपान यानी 1 अपान एक्स करोगे तो यहाँ 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी एक्स को 1 अपान एक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से बोलो, देखो यहाँ से मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसका रेसिप्रोकल के मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3/7 मिलाइए, -3/7, सीधे सीधे इसका डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2011 और 2010 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को करना कैसे हम आपको वही समझाना चाह रहे हैं। देखिए कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, आपके लगाने में दूसरे के लगाने में अंतर होना चाहिए, तभी तो आप दूसरे से फास्ट हो गए। बाकी तो वो भी वही एलसीएम ले रहा, तुम भी वही एलसीएम, तो समय का दोनों तो सेम लग रहा है ना। तो सेम जब फाइट होगी, जब सेम स्टूडेंट कैटेगरी का होगा तो वो सेम लेवल पर जाएगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, इसके लिए आपको ट्रिक तो ढूंढनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इसमें। और नहीं आता है, अगर ये सब ना एग्जाम में याद तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा कर देना, नीचे अल्फा इंटू बीटा करना, फिर मूलों का योगफल निकाला, मूलों गुणनफल निकाला, भाग देना, आंसर आ ही जाएगा। उससे भी आएगा, इससे भी आएगा, कैसे करते हो आपकी मर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ये लिखा है हैज नो रियल रूट्स। चलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कैसे हल करते हैं? तो पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। डी बराबर होता क्या है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है बी स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 इन यहाँ पे आ जाएगा ac माइनस का bd का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, 4a की वैल्यू लिखी है a स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर और c की वैल्यू लिखी है c स्क्वायर डी स्क्वायर, c स्क्वायर और डी स्क्वायर वैल्यू लिखी है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4 ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से देखो ये बचेगा ac प्लस bd का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा? इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है, ये और बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे 4 करोगे तो 4 कॉमन लेकर के इसका स्क्वायर इनका प्रोडक्ट कर दोगे, डायरेक्ट आप करोगे। ठीक है, इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, समय जितना कम स्टेप आप लिखोगे उतना ही आपका समय बचेगा। इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2, यहां से गुणा करेंगे, देखो ए बी सी डी लिखा ना, 2abcd लिख दो, बाद में हम सेट करेंगे, अलग बात है। इसको गुणा करिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको गुणा करिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी से करिए माइनस का बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और फिर इसका बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। बताइए कुछ कटने वाला है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर सी लिखा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा, देखो यहां से बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर दिखा। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कुछ गायब हो गया क्या? यहाँ से सी स्क्वायर था, इसको लिख लो, सी स्क्वायर था। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे ये कट गया था, इसको देखिएगा, ये कट गया था, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारे बचा क्या है? ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको माइनस अगर बाहर फेंक दें तो ये बनना है ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ad इंटू BC बन रहा है, यानी AD माइनस BC का होल स्क्वायर बनना है, बाहर माइनस में होगा तो इसका मतलब है ये वैल्यू निगेटिव आएगी और तभी इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। AD BC कहाँ लिखा है? AD BC सीधे A में दिखा, तो ये दिख रहा सीधे। यहाँ से आपके कई स्टेप आप मन में करने वाली है ना, आप इसको प्रैक्टिस करिए तो अपने आप आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एक लाइन लिखने के बाद सीधे आंसर आ जाता है। यहाँ से माइनस कॉमन लिए 4 हो गया, तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा, आप देखिए ये बन जाएगा AD और माइनस का ये BC का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको करिए, माइनस कॉमन ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको माइनस 2 भी बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना तो माइनस कॉमन लेने पे माइनस आ जाएगा। तो अब आप बताओ ये वैल्यू आ गई है डी, तो डी की वैल्यू निगेटिव होगी भैया, यानी ऋणात्मक होगी, तभी तो इसके मूल रियल नहीं होंगे। तो डी निगेटिव कब होगा? जब ये अंदर लिखी हुई वाली चीज 0 ना हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो d बराबर 0 हो जाएगा, तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो AD डज नॉट इक्वल टू BC। बात समझ में आई? अगर हम आपसे कहें इस रिजल्ट को कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? अगर आपने इसको एक बार लगा लिया एग्जाम में, दोबारा क्वेश्चन ये दिख गया तो आप इन दोनों पर तो आंख बंद करके काट दोगे। ये बचेगा 2 ऑप्शन, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, तो आपको दोनों में से एक पर टिक मारना है। अगर नहीं लगाना चाहते, समय नहीं बचाते, दोनों में तुक्का मार देना, और नहीं तो आपको याद करना चाहो तो आप लिखो A B C D। तो देखो यहाँ से लास्ट का गुणा और बीच वालों का गुणा माइनस होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बना, देखो AD और ये बीच में BC, यही तो ना, AD और BC यानी लास्ट वाले का और यहाँ से शुरू वाले, इनका अंदर वालों का AD और BC आया यहाँ से। तो कैसे क्वेश्चन करना? अच्छा देखो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी है क्या? देखो यहाँ AD और BD लिखा, देखो यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रखना कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, ऐसा बनेगा भी, क्योंकि ये AD और यहाँ से देखो AD और BD है, ये पॉसिबल भी नहीं है ऐसा, तो हम यहाँ पर A पर टिक मारेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम समझने, प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आप तभी सोच पाओगे। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाते जाइए, प्रैक्टिस आपकी मजबूत होगी। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर ये है, देन चलिए कह रहे हैं ये वाला इसका फैक्टर है, तो बोलिए इसका गुणनखंड क्या होगा? फिर से गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 यानी x प्लस 2 x माइनस 2, यहां से आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा।
इसका फैक्टर, यानी ये वाली किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो अब इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है x बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो x बराबर 1 इसका एक सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसका जीरोज भी बोल सकते हो। समझ में आया, इसका जीरोज होगा, जैसे 1 रखो बराबर 0 आ जाएगा। तो हो गया 1 माइनस का p और प्लस का q बराबर 0 है ना, 0 हो जाएगा। तो यहां से उधर भेज देंगे तो p माइनस q की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, आपसे बताएं ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि यहां से फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 x माइनस 2, तो 1 आ रहा है, तो जैसे ही 1 रखा तो 1 p माइनस p प्लस q बराबर 0, तो p माइनस q बराबर 1, ये आपका समझ में आ गया। तो p माइनस q की वैल्यू आ गई 1। तो चारों में आंसर बताओ p और माइनस q का डिफरेंस 1 किसमें है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारा ये पहला आंसर हो ही नहीं सकता है। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, p माइनस q करोगे तो ये माइनस का 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, सीधे सीधे हमारा बी आंसर, ये कौन सा आंसर, बी है ना, बी आंसर करेक्ट हो रहा है। इसमें डिफरेंस करिए, देखिए यहाँ से माइनस 9 आ रहा है, यहाँ से माइनस 9 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। इतना करने के बाद आप फर्जी आप दिमाग नहीं लगाओगे कि आगे क्या करें, आगे क्या करें। रखने वाले क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, वो हल करना शुरू कर देंगे। बेवकूफियत वाला काम है, वो नहीं करना है। सीखना है आपको कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा सोल्व क्वेश्चन है। चलिए, लिखा है इस दो घात समीकरण के मूल एक समान है, m की वैल्यू क्या होगी। मूल समान होने का प्रतिबंध याद होगा, रट गया होगा, d बराबर 0, d बराबर 0, d बराबर 0 यानी b स्क्वायर बराबर 4ac। अगर आपको याद है b स्क्वायर बराबर 4ac, बहुत से लोग d बराबर 0 लिखेंगे, बहुत से लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 4ac, फिर उसके बाद इसमें ढूंढेंगे b क्या है, a क्या है, c क्या है। हम आपको बताएं करना क्या है एग्जाम में, ये b है यानी लिखेंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4ac का मतलब 4 लिखेंगे और a की जगह लिखेंगे 4 प्लस m लिखेंगे, और c की वैल्यू में यहाँ पे मार देंगे 1। समझ में आया। इतना करने के बाद बहुत से लोग इसको गुणा करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। बताइए, यहाँ 2 रखिए, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 तरह का 9 आ रहा है, तो यहाँ 2 रखेंगे 6, कभी भी 9 नहीं आएगा। रख के देख लो 2, तो 2 आंसर नहीं हो सकता है। 5 रख के देखिए, 5 1 हो गया 6, ये हो गया 36, और यहाँ रखिए 5 4 9 चौक 36, देखिए दोनों मैच कर रहा है नहीं, इसका मतलब 4 आंसर हो चुका है हमारा, यानी 5 आंसर हो चुका है, ए आंसर करेक्ट हो चुका है। कैसे क्वेश्चन को करना है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक तो हमने ये लाइन बताई आपको डायरेक्ट लिखनी है, b स्क्वायर बराबर 4ac। दूसरा ये है कि इन चारों ऑप्शन में जो भी m होगा तो वो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो हम रख करके चेक कर ले। चार अगर तीनों ना करते तो इसमें नन ऑफ दिस मार देते, ठीक है, कोई नहीं होता। डीएसएसबी टीजीटी का 2014 में आया था। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, गुणनखंड है, गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसका सोल्यूशन होगा, रखिए भैया, यहां से 1 आया, यहां से 1 आया, यहां से -4 आया, और यहां से प्लस का 2 आया, यहां से माइनस का 3, प्लस के बराबर 0, तो 2 1 3 ये 2 कट गए, यहां से 4 वैल्यू आ गई है k की वैल्यू। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाता है। ये डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2014 में क्वेश्चन आया था, आसान था एकदम, वैल्यू रख करके निकाल देना था, मात्र ये 5 सेकंड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू, निकालना है। कैसे निकालना है, यहां पर देखना, देखो सिमेट्रिक, इसको साइकिल चलाइए, लिखा है ए स्क्वायर फिर बी माइनस सी। अगला सोचो, यहां अगर बी स्क्वायर होता, देखो ए स्क्वायर लिखा है, फिर बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ सी स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा समझ लो। नहीं समझ में आता, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगाओ, क्लियर है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब देखो यहां से लिखा ए स्क्वायर बी माइनस सी लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर लिखेंगे। देखो ए के बाद क्या आया, बी सी आया है, तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, सी के बाद क्या आएगा, फिर ए आएगा और बी आएगा। अगर नहीं आता तो ऐसे चला लो, ए बी सी, ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, ठीक है, ऐसे चला लो। यहां से देखो बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए और फिर ए माइनस बी, ऐसे लिख लो, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। मैच करा लो, ए देखो दो वैल्यू एक जैसी, इन इसमें अगर तुक्का भी लगाना तो इसमें मत लगाना, इन दोनों में लगा सकते हो। कैसे, देखो मैच करो, ए स्क्वायर बी माइनस सी कहां लिखा, देखो दोनों में तो सेम है, फिर बी स्क्वायर सी माइनस है, ये वाला सही है, देखो इसमें बी माइनस सी गड़बड़ कर गए, बी माइनस सी यहाँ सी माइनस होना चाहिए ना, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन करना है, टीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री इज गिवन एज, लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रूट हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका है, 4 रूट हैं तो चारों का, देखो 4 रूट है, एक मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चारों मान लो, इन चारों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा अल्फा
बीटा, गामा और डेल्टा, चारों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये होता है सूत्र होता है, देखो रूल याद करो, -1 की पावर 4। हम अगर हमारे तीनों वीडियो देखा है तो आपको हमने यहाँ बताया था इसका सूत्र क्या होता है। -1 की पावर 4 कैसे होगा, क्योंकि 4 रूट प्रोडक्ट में है, और यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और नीचे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, बस इतना कर लो। तो ये डायरेक्ट करना, ये प्लस में था, कांस्टेंट टर्म क्या है 8 और 8/2, 8/2 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो भी आंसर होंगे जिनका प्रोडक्ट है 4 आना चाहिए। मिलाओ किसमें 4 आ रहा है, इसमें तो 4 आ ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी 4 नहीं आ सकता, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। तो यह 2 से 2 कटा, ये 1/4 आ रहा, तो ये भी नहीं है। इसका देखो 2 से 2 कट गया, 4 आ रहा, सीधे बी आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन करना है। ये झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को कैसे लगाना है वही चीज आपको बताना चाह रहे थे, ये चीज समझाई, लेकिन हम आपकी जगह पे होते तो सीधे हमें सूत्र पता है, ये प्लस में ये 8/2 यानी 4 आ रहा, गुणा करने पे किसका 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही दिख रहा, 2 से 2 कट गया और 4 आ गया। ठीक है, सीधे आंसर हमारा बी हो गया। ये 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, बस पढ़ने में जो समय लगेगा, लगाने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इस वीडियो को रोकिए, आप अपना दिमाग लगाइए, फिर हमारा देखिए। पहले आप बताइए इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, करो कैसे। वैसे ये याद होना चाहिए, a³ + b³ का है, लेकिन याद बहुत चीजें नहीं होती हैं, सब चीजें यहाँ पर कुछ और चीज आती तो क्या करते। देखो यहाँ पर a और b लिखा है, a और b लिखा है, वैल्यू पूछे हैं, तो एक काम करो ना, देखो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सबको याद है, बच्चे को याद है, जितने लोग तैयार सबकी वैल्यू रटी होगी। तो एक काम करो ना, a = b कर दो, क्या कर दो, a = b। तो a = b करोगे तो ये आ जाएगा 2a, ये क्या आ जाएगा 2a³ आ जाएगा। तो इसका मतलब a = b रख के देखो आंसर आ जाएगा। यहाँ a = b करोगे तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ b की जगह a करोगे तो a ले लो कॉमन, तो 1 + ओमेगा, नहीं ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ब्रैकेट में ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से अगर a कॉमन ले ले तो यहां से बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। तो यहाँ ए हो जाएगा 2a³ हो गया, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ भी वैल्यू -1 होती है, प्लस का 1 हो गया, तो 2a³ आ गया। आंसर मिलाओ, सीधे आंसर डी करेक्ट हो गया। झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को किया हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, 21वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2,7 में कितनी वास्तविक संख्या है, रटो भैया, इंटरवल में इनफाइनाइट होती हैं, डी आंसर हो गया। कैसे होती हैं आप बताओ, 2 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 2.1, 2.2, 2.3 ना, ऐसे तो लिखोगे 2.4, 2.5, लेकिन 2.1, 2.2 के बीच में लिखना चाहो तो 2.01, 2.002, 2.3 ऐसे लिखते चले जाओ, और इसके बीच में देखना चाहो तो 2.001, 2.00001, कितनी सारी वैल्यू होती, कौन सी वैल्यू दिखा दे, इनफाइनाइट होती है, याद करो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनको याद रखना। ठीक है, चलिए हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया था। ये पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन था। इसको कैसे करेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - bx = 0 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। फिर से मैं आपसे बोलूंगा, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को लगाइए, हमारा तरीका देखिए, अपना देखिए, क्या डिफरेंट है वो आप समझिए। इन्होंने कहा है कि 2 रूट कॉन्जिक्यूटिव है, तो आप बताओ, यहां से कह रहे हैं यहां पर कह रहे हैं इसके 2 क्रमागत मूलक पूर्णांक हो, तो b² - 4ac बताइए, क्या पूछ रहे हैं, b² - 4ac पूछ रहे हैं। एक काम करो, यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं, 2, 0, 1, 2, 3 दिया। यहाँ पर कोई भी आंसर क्या वेरिएबल फॉर्म में है कि कांस्टेंट फॉर्म में है, सारे कांस्टेंट फॉर्म में। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब यह है कि b² - 4ac ये जो है हमारा वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही, a और b पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि a और b अगर हम कोई भी चूज कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता। तो इन्होंने कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट हैं, तो एक ले लो भैया, एक ले लो 1 और एक ले लो 2, ले लिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया। अब बताओ इससे समीकरण क्या बनेगा, मूलों का x² माइनस मूलों का योगफल करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और गुणनफल करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर 0। बताओ ये समीकरण बन गया। अब बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, और b की वैल्यू है -3, और c की वैल्यू 2 है। अब बताओ b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac क्या होगा, ये 9 और माइनस का 4, ac की वैल्यू है 1 और 2, तो 1 × 2, ये 4 दूनी 8 और एक वैल्यू आ गई। बताओ आंसर कौन सा, भी आंसर करेक्ट। हम आपसे कहें, आप वैल्यू यहाँ पे जैसे हमने 1 और 2 लिया, आप 3 और 4 रखो, 7 और 8 रखो, 10 और 11 रखो, सब में आंसर 1 आएगा, रख के देख लो,
ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप रख के देख लो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ढूंढो, दो लगातार होने चाहिए, जैसे 100 है तो अगला 101 होना चाहिए, रख के देखो सबका एक ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है ए और बी पर, ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां लिखे हैं इसके मूल अल्फा बीटा है, तो एक काम करो, इसके मूल अल्फा बीटा है तो कह रहे हैं इसके मूल क्या होंगे, तो यहाँ पर अल्फा बीटा में पूछना है, आसान है। यहां से अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होगा, माइनस का बी बाई ए होगा, क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये वैल्यू आप लिख लीजिए। अब आप हमको बताइएगा ध्यान से, इसका मूलों का योगफल क्या होगा, इसका मूलों का योगफल क्या होगा। चलो अल्फा डैश बीटा डैश करते हैं, तो मूलों का योगफल जब निकालेंगे, एक काम करो ऐसे करो, चलो योगफल निकालते हैं, योगफल निकालते हैं इसका, इस वाले का, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू बी बाई ए, ये तो हो जाएगा। और गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, ये हो जाएगा 4c बाई ए। क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से माइनस का बी बाई ए है, तो यहां से देखो ये, इसको ऐसे लिखो, माइनस को टू बाहर कर दो, यहां लिखो माइनस का बी बाई ए, तो दिमाग लगाओ, टू बाहर अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। यहां से देखो सी बाई ए लिखा, तो ये हो जाएगी 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी। तो अब आप देखो किसका योगफल 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, दिमाग लगाओ, किसका योगफल 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही एक हिसाब से देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दोनों सेम मैच कर रहे हैं ना, ये तो हो नहीं सकता, ये खत्म, हमारे पास दो आंसर बचे, ये दो बचे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 अल्फा बीटा रहा है, यहाँ भी 4 अल्फा बीटा रहा है, लेकिन किसमें योग करने पे 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, किसमें योग करने पे, आप दिमाग लगाओ, इसमें या इसमें। देखो इसमें करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा आएगा, इसमें करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आएगा, सीधे डी आंसर करेक्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, केवीएस टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, यहां तक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। ये जानते हो 9th का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट 9th में, आपने 9th में अगर कहीं पढ़ा रहे होगे तो आपने वहां पढ़ा होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 3 अल्फा बीटा कब होती है, 3 अल्फा बीटा गामा कब होती है, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 होगी। इसको ध्यान से देखो, यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, आप दिमाग लगाओ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, यानी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 हो जाएगी। तो याद करो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपने 9th में पढ़ी होगी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर होता है 3 अल्फा बीटा गामा होता है, यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ द, हमें रूट चाहिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा -1/1, यानी -1 आ जाएगा, 3 गुणे, यानी 3 गुणे -1 होगा, ये माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। मिलाओ जल्दी फटाक से आंसर, हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। आसान था, यूपीपीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन था। हमें इससे नहीं मतलब, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, चलिए, दो क्या है, इसका रूट है, देन अदर रूट क्या होंगे, एकदम आसान क्वेश्चन। दो रूट के, एक ये है तो दूसरा क्या होगा, एक बात बताओ, तीनों का प्रोडक्ट करो, जब दो ये है तो दो अदर रूट पूछ रहे, अन्य क्या होंगे, तो एक मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा, एक तो था 2 और 2 हमने मान लिया अल्फा बीटा, तो तीनों को प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, 10 है, बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, तो ये आ रहा है 10, माइनस का 10, इधर है 2, इधर काटो माइनस का 5, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। मिलाओ, किसका गुणनफल -5 है, किसका गुणनफल, पहला खत्म, -1 का गुणा 5 से करेंगे -5, इसका करेंगे -10, हो नहीं सकता, ये 18 आएगा, हो नहीं सकता, ये आएगा 3/2, हो नहीं सकता है, 5 गुणे -1 -5 इसका गुणनफल आ रहा है, और यहां से भी आ रहा है, तो यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये 26वां क्वेश्चन था, ये झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने इंट्रोडक्शन बताया था, कैसे बताया था, यहाँ पर एक ये दिया, एक दिया, दोनों का कॉमन पूछ रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ हल नहीं करना, हल करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। चेक करो इसमें क्या होगा, तो एक देखो तीनों में कॉमन 1 दिख रहा है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये देखो यहाँ 1 रखने पे तीनों पे यहाँ रखेंगे 1, तो 1 आएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 0। क्या 3 बराबर कभी 0 होगा, इसका मतलब इसका 1 हल हो ही नहीं सकता है, तो कॉमन वाले में 1 नहीं आएगा, जहां जहां 1 है वो काट देंगे, सीधे सीधे ए आंसर हो रहा है, यानी ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं आए तो करके देखना भैया, ये हमारे पास समय नहीं, आप रख के देखिए, चेक करिए, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और नहीं कर रहा तो फिर हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आंसर तो सही होना चाहिए, नहीं तो नन ऑफ दिस देते तब हम चेक करते, नन ऑफ दिस इसमें है नहीं। ठीक है, ये आपका पीजीटी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन है आसान एकदम।
चलिए अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक चर में बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद नहीं है तो बहुपद में होता क्या है, x की जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है वो आपका एक क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना, निगेटिव नंबर होना चाहिए। देखिए किसका किसका होगा, देखिए इसको देखो, हम करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझेंगे। 5/2 जैसे गुणा करेंगे, 5/2 5/10/2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है ये x घात 5 है, कोई दिक्कत नहीं। x घात 1/2 5/2 6/2 सीधे 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा है, ये हमारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ढूंढना कौन सा नहीं होगा, इसको गुणा करिए। जैसे इसको गुणा करोगे यहाँ से तो x की घात 0 हो जाएगा, देखो -1/2 ये 0 1 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 2/2 1 आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी x की घात ये आधा आधा 1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा, ये भी हमारा सही है। इसको गुणा करिए, ये तो लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी। जैसे स्क्वायर करोगे तो इसका 2 2 कट जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2 ये भी हमारा सही है। आंसर डी के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि 3 हमारे बहुपद हैं, यही नहीं हो सकता। रख के देखो, -3/2 1/2 माइनस का 2/2 यानी -1, यानी पहला ही गुणा करने पे -1 आ रही पावर, इसका मतलब यही हमारा काम खत्म हो जाता है, यही हमारा नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन करना है DSSB, ये 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में एक द्विपक्षी, यानी द्विपक्षी है। द्विपक्षी का मतलब होता है, इसको आप समझ सकते हो, बाइनोमियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो पद हो। द्विपदी बहुपद पूछ रहे हैं, सिंपल सा ऐसा समझो, ठीक है। दो पदी बहुपद इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले आप बताओ। इसको देखो, ओपन करो, पहला शुरू करते। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जब a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, देखो प्लस होता है तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और बीच में माइनस हो जाए तो यहाँ से माइनस का 2ab, यहाँ से प्लस का 2ab, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ab करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ से 2x की पावर 5 आ जाएगा, माइनस का 2x घात 5, यहाँ से भी -2x घात 5, ये हो जाएगा आपका -4 और ये 5 का, यानी x घात 5 बचेगा। यानी ये हमारा दो पदी है, नहीं 5 डिग्री तो है लेकिन दो पद का नहीं है। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। इसका मतलब हमारा ए आंसर नहीं हो सकता है। बी पर आ जाओ, a प्लस बी माइनस बी लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, x की पावर 10 और ये माइनस का 1, तो 10 घात तो लेना ही नहीं, तो हमारा बी भी खत्म हो चुका है। इसको देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा तो वैसे यहाँ लिखा है, यहाँ से पता नहीं इतना अंतर है, यहाँ दोनों के बीच में प्लस में है, तो ये इसका सूत्र होता है ब्रैकेट में 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी, जैसे स्क्वायर करोगे तो x घात 10 और प्लस का बी स्क्वायर यानी 1, यानी इधर सेल करो, ये 2x घात 10 और प्लस 2x घात माइनस ये 5 हो जाएगा। क्लियर है, इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 2x घात 10 और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस 2x घात, ये प्लस का 10 और ये प्लस 2x घात 5। देखिए ये पूरा कट गया, आंसर आ गया 2x घात 5 प्लस का 2, आंसर मिल गया। देखो दो पदी है, यानी द्विपक्षी है और साथ साथ में डिग्री भी 5 है, तो आंसर हमारा सी हो चुका है। ये आंसर नहीं होगा, करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने बताया 2 इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x की पावर 10, और जैसे 10 आ गया तो आगे सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्लस का 1 भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन आपकी फास्ट ऐसे ही करनी है, तभी आप मजा आएगी पढ़ने में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। DSSB 23 सितंबर 2018 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि x और y में रैखिक समीकरण यानी का पूर्णांक मान हो। यहाँ पर पूर्णांक मान के लिए, के पूर्णांक मान के लिए x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखो रखने पे ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पे वही वैल्यू आ जाए। अगर 1 1 रखते हैं, देखो 72 यहाँ घटा देने पे क्या 72 आएगी, 72 तो आ नहीं सकती है। इंटीजर वैल्यू सोचिए, कोई वैल्यू 1 और 1 रख दे, 1 और 1 रख देते हैं तो देखो 150 और 55, ये सीधे वैल्यू डी आ रही है। x बराबर 1 और y बराबर 1 लेने पर सीधे इसकी वैल्यू डी आ रही है। DSSB 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इनका मल्टीपल भी आप जोड़ेंगे तो देखो प्लस प्लस वैल्यू रखते चले जाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। प्लस और 1 2 रखोगे तो इससे वैल्यू 155 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 और 1 ही सोच सकते हो। इससे ऊपर जाओगे 1 2 या 3 करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी 155 से, तो ये आपकी वैल्यू यही मिल रही थी। घटा देने पर यहाँ पर देखो x तथा y की वैल्यू पूछ रहे थे, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी पूर्णांक वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो यहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको हमने 30 क्वेश्चन लगभग बताए हैं,
प्रैक्टिस देखिए अब आपसे करना क्या है, देखिए हम अब प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे कि वीडियो जल्दी आपको मिल जाए, कोर्स पूरा खत्म हो जाए। कोशिश यही करेंगे कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले इतनी हम चीज़ें आपको बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी तैयारी आपकी पहले से अच्छी होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने फेस करके हमने एग्जाम क्लियर किया था, तीनों एग्जाम क्लियर किए थे, तो वही चीज़ आपको हम देना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप चैनल को ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, ताकि चैनल थोड़ा बड़ा हो सके, बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी सारी चीज़ें अभी फ्री चल रही हैं, तो आप इसको फायदा उठाइए, और एक चीज़ जितने भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो आपको हम दे रहे हैं, तो उनको आप एक्सेप्ट करिए और समझिए क्या क्या हम लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।